हाय एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, 12th का चैप्टर है। बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी। नीट में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी। ठीक है, डीएनए से स्टार्ट करते हैं। द डीएनए क्या है? डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है ना डीऑक्सीराइबो। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो, और आरएनए होता तो क्या होता? राइबो, सिंपल। उसमें डीऑक्सी नहीं होता। डीऑक्सी क्यों होता है? क्योंकि शुगर के सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव किया होता है। ठीक है, ये बात तो हम लोग आप लोग अच्छे से बता दिए होंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसी हिसाब से लेंथ हो जाएगा। जिसमें जितना न्यूक्लियोटाइड उसका लेंथ उतना ज्यादा, और जिसमें जितना न्यूक्लियोटाइड कम उसका लेंथ उतना छोटा। बात क्लियर है? और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड एज बेस पेयर। और जो न्यूक्लियोटाइड का पेयर होता है दोनों साइड, उसी को बेस पेयर बोलते हैं। जितना ज्यादा बेस पेयर उतना ज्यादा लेंथ। बात बराबर है? प्रेजेंटिंग दिस आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। यही हर ऑर्गेनिज्म का जो है डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये डिपेंड करता है किसका कितना बड़ा होगा, ये उसके ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ह्यूमन में साइज अलग होता है, बैक्टीरिया में अलग होता है, वायरस में अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। वायरस में जो होता है क्या होता है? आपका आरएनए होता है। ठीक है, जैसे आपका बाकी अदर एनिमल्स है, सब में साइज क्या होगा ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज है 5x174। 5x174 क्या है? बैक्टीरियोफाज है, जिसमें कि 5346 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, पेयर नहीं, न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड्स है 5386, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है एक बैक्टीरियोफाज लैम्ब्डा। इसमें होता है 48502 बेस पेयर। दोनों में फर्क है। 5x174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड है, बैक्टीरियोफाज लैम्ब्डा में 48502 बेस पेयर है, बीपी। ठीक है, इसेरेसिया कोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इसेरेसिया कोलाई में कितना होता है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, जैसे सिर्फ जो बेस न्यूक्लियोटाइड जो होता है आपका 5x174 में है, बाकी हर जगह बेस पेयर में ही बात करेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड कॉन्टेंट ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये हैप्लॉइड की बात कर रहा है तो ऐसा समझ लीजिए स्पर्म सेल। स्पर्म सेल की बात कर रहा है ना हैप्लॉइड। उसमें कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁹। चलिए, लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर। अब जो है हम लोग बात करेंगे पॉलीमर के बारे में, उसका जो लॉन्ग पॉलीमर होता है उसके बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। शुगर, इस साइड हो गया बेस, ऊपर भी फॉस्फेट और नीचे भी फॉस्फेट, और फिर नीचे शुगर, इसे शुगर से बेस लगा रहता है। फिर जस्ट इस साइड भी अपोजिट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो बेस जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पिरिमिडिन। ये दोनों होता है ना। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है? आपका एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन में आता है 3, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, सॉरी, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन गुआनिन तो प्यूरिन में ना आ गया, और पैरिमिडिन में कौन सा आ गया? पैरिमिडिन में आपका यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, टोटल 5 हो गया। 2 प्यूरिन का, 3 पिरिमिडिन का, दोनों को जोड़ के 5 हो गया। तो जिसमें 3 एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन कॉमन होता है, जो कि डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। जबकि थाइमिन और यूरेसिल की बात करें तो थाइमिन केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है। ये बात हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। शुगर की बात करें तो आरएनए में जो होता है वो राइबोज शुगर होता है, और डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। फर्क यही होता है कि शुगर के ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और इससे ऊपर 5 पोजीशन होता है। तो ये जो सेकंड पोजीशन है इस पे OH है तो वो हो गया आरएनए, और सिर्फ H है यानी ऑक्सीजन नहीं है तो डीएनए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया आपका शुगर, ठीक है, ये हो गया आपका फॉस्फेट, और ये हो गया बेस। तो बेस और शुगर से जो कनेक्टेड होता है तो शुगर का फर्स्ट पोजीशन होता है। बेस में डिपेंड करता है, प्यूरिन है तो प्यूरिन में 2 रिंग होता है तो 9th पोजीशन से, और पिरिमिडिन है तो 3rd पोजीशन से, ये बेस का होता है। और शुगर और फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट जो ऊपर जो है 5th पोजीशन शुगर से लगा रहता है, और नीचे 3rd पोजीशन से, और फिर वो शुगर जो है दूसरे शुगर से फिर 5 पोजीशन से, जो कि हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। अभी फिगर आएगा उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ बॉन्ड होता है शुगर फॉस्फेट का, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और शुगर बेस का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, किसका, डीएनए और आरएनए का। ठीक है, ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। कोई भी न्यूक्लियोटाइड में कितना कंपोनेंट बना है, 3। कौन कौन सा, सुगर बेस फॉस्फेट, तो वही नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। ठीक है, डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबो और आरएनए के लिए राइबो, ये बात है शुगर के लिए। बेस की बात करें एन फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब फॉस्फेट की बात करते हैं, सॉरी बेस की बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा था, प्यूरिन जिसमें एडिनिन और गुआनिन आता है, और पिरिमिडिन जिसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। ठीक है, चलिए साइटोसिन इन कॉमन बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन जो है बोथ दोनों में पाया जाता है, डीएनए में भी आरएनए में भी, और एडिनिन गुआनिन भी दोनों में पाया जाता है। बस फर्क होता है, थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। मतलब डीएनए में जहां थाइमिन होता है, आरएनए में वहीं पे यूरेसिल आ जाता है, और आरएनए में जहां अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो आरएनए में जहां पे यूरेसिल होता है, डीएनए में वहां पे थाइमिन आ जाता है। समझ में आ गया बात। चलिए नाइट्रोजनस बेस linked OH first pentose sugar from N glycosidic linkage from nucleoside। देखिए सुगर जो होता है वो बेस के साथ जो बॉन्ड बनाता है तो उस दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। सुगर प्लस बेस बराबर न्यूक्लियोसाइड, उसमें फॉस्फेट जोड़ दिए तो न्यूक्लियोटाइड, बात बता दिए हम आपको। तो सुगर और बेस के जो बीच बॉन्ड बनता है तो सुगर के कौन से पोजीशन से बनता है, पहले पोजीशन से, और जो भी बॉन्ड बनता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, निकलता है। ठीक है, चलिए सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, गुएनोसिन और डीऑक्सी गुएनोसिन, ये हम आपको नाम बता दिए थे। ठीक है, पूरा चार्ट में बना के बताए थे आपको। ठीक है, साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सी यूरिडीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में यूरिडीन नहीं पाया जाता है, और डीऑक्सीथाइमिडीन होगा। सिंपल थाइमिडीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरएनए में नहीं पाया जाता है थाइमिन। बात समझ में आ गया। चलिए व्हेन फॉस्फेट ग्रुप लिंक OH5 कार्बन, 5वें कार्बन से शुगर के लिखा हुआ ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी डिपेंडिंग ऑन द शुगर प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो समझाते हैं अच्छे से। शुगर के साथ पहले पोजीशन से बेस लग गया तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब उसमें 5वें कार्बन से अगर आपको फॉस्फेट लग गया तो उसी को क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अच्छे से समझा चुके हैं हम आपको। ठीक है, यही शुगर है, यहां से फर्स्ट पोजीशन से बेस लग गया, यहाँ एक कार्बन होता है जो कि 5वां नंबर का कार्बन है, यहीं से फॉस्फेट लग गया। बात क्लियर हो गया। चलिए 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब यहां से एक थर्ड पोजीशन से, सेकंड पे तो OH रहेगा तो आरएनए, H रहेगा तो डीएनए, इसके थर्ड पोजीशन से एक फॉस्फेट लगेगा, फिर यहाँ पे एक शुगर लगेगा। तो शुगर का ये नीचे वाले शुगर का ये 5वां पोजीशन हो गया, और ऊपर वाले शुगर का ये थर्ड पोजीशन हो गया। तो 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ ना, तो इसको बोलते हैं 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये बेस और शुगर के बीच का जो लिंकेज था एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए फॉर्म ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइन सच एज मैनर फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है। ए पॉलीमर ऑफ दस फॉर्म 1 and free phosphomoiety 5 end sugar and other refers 5 end of polynucleotide chain. Similarly other end polymer sugar OH of third carbon group referred as 3 end। देखिए समझ में नहीं आया होगा, अब बताते हैं। ऊपर वाले में फॉस्फेट है तो जितना हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ऊपर में एक फॉस्फेट तो हमेशा फ्री रहेगा। कितना भी इन्फिनिटी तक आप लगा दीजिए, एक फॉस्फेट तो ऊपर में रहेगा, तो वो 5 कार्बन से रहेगा तो उसको 5 एंड बोलते हैं। बात समझ में आ गया। नीचे से कार्बन, ये जो शुगर है इसका थर्ड फ्री है, तो हमेशा आप नीचे लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए, थर्ड एंड फ्री होगा तो उसको 3 एंड बोलते हैं। थर्ड कार्बन फ्री होगा तो 3 एंड बोलते हैं। बात क्लियर है। वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो यहाँ तो एनसीईआरटी में बच्चा जैसा लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन किसके कारण बनता है, शुगर फॉस्फेट। देखिए शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर फिर फॉस्फेट। बेस जो है साइड से चेन बना रहता है ना, स्टेयर सीढ़ी की तरह रहता है। ठीक है, प्रोजेक्शन रहता है। तो बैकबोन कौन बनाता है, शुगर और फॉस्फेट। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्टेड फ्रॉम बैकबोन, वो जो है बैकबोन से प्रोजेक्शन की तरह निकला रहता है। ठीक है, इस फिगर को एक बार देख लीजिए तो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर का फर्स्ट पोजीशन और बेस का डिपेंड करता है, प्यूरिन है तो 9 पोजीशन, पिरिमिडिन है तो
थर्ड पोजीशन, ठीक है। चलिए ये साइटोसिन है, साइटोसिन है इसका मतलब कौन सा है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन है तो इसका थर्ड पोजीशन होगा। ये है गुआनिन, गुआनिन है मतलब कौन सा होगा, प्यूरिन या पिरिमिडिन, तो प्यूरिन होगा, ये प्यूरिन होगा तो इसका 9 पोजीशन। शुगर का हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन। ये जो आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्शन हर तरफ निकला हुआ है, ये सेकंड पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो डीएनए और ऑक्सीजन होगा तो आरएनए, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी इधर 5 फॉस्फेट, तो इस साइड 3 हाइड्रोक्सी हमेशा फ्री रहेगा। एक और लगा दीजिएगा तो एक शुगर आएगा तो फिर उसका 3 फ्री रहेगा, और लगा दीजिएगा तो उसका 3 रहेगा, इधर कीजिएगा तो हमेशा एक फॉस्फेट फ्री रहेगा। बात समझ में आ गया। और फॉस्फेट देखिए दोनों साइड बॉन्ड बना रहा है, इस साइड भी लेफ्ट साइड राइट साइड भी, तो इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इस साइड देखिए 3 वाला एंड है और इस साइड फॉस्फेट का है तो ये 5 वाला एंड है, तो 3-5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। बात क्लियर है, जितना पढ़ के आया इतना में खत्म हो गया, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या लिखा हुआ है, इन आरएनए, आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। आरएनए, तो आरएनए में क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे OH होता है, ऑक्सीजन होता है, डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। एवरी न्यूक्लियोटाइड रिसीव्स हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज, आल्सो आरएनए यूरेसिल फाउंड प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में जो होता है एक तो सेकंड पोजीशन पे OH होता है और यूरेसिल, थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। तो यूरेसिल का एक और नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। 5 थाइमीन का नाम है 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो थाइमीन की जगह पे कौन सा आ जाता है, यूरेसिल। तो यूरेसिल में 5वें पोजीशन पे मिथाइल लगा देंगे तो उसी को थाइमीन बोल देते हैं। यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, उसी में 5वें पोजीशन पे थाइमीन लगा दिए तो उसको, मिथाइल लगा दिए तो उसी को बोलते हैं थाइमीन। तो थाइमीन का दूसरा नाम क्या हो गया, 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। केमिकल नेम फॉर थाइमीन। बात समझ में आ गया। तो डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो थाइमीन का दूसरा नाम क्या हो गया, 5 मिथाइल यूरेसिल। बात नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। DNA as an acidic substance present nucleus was first influenced by Frederick Mister 1869। DNA जो होता है कैसा सब्सटेंस होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है। पहली बार आइडेंटिफाई कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक मिस्टर के द्वारा 1869 में, ठीक है। 1869, 69-79 समय कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा, ठीक है। 69 में। तो इसका नाम जो है न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में पहली बार खोजा गया था। हम आपको बोर्ड पे ही बताए थे, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए पाया जाता है। डीएनए आरएनए तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, तो इसका क्या मतलब है, वो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड नाम रख दीजिएगा, नहीं, ये न्यूक्लियस में पहली बार खोजा गया था, इसीलिए नहीं कि न्यूक्लियस में होता है। बात समझ जाएगा, न्यूक्लियस में पहली बार खोजा गया था, ठीक है। हिज नेम न्यूक्लियन, तो उस समय इसका नाम रखा गया था न्यूक्लियन। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन आइसोलेशन सच लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन इल्यूसिव फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। बहुत दिन के लिए फिर ऐसे ही रह गया, कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुआ। फिर 1953 में 2 साइंटिस्ट आए, ठीक है। इट वॉज ओनली 1953, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, नाम याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय म्यूरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, ठीक है। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक है तो वहां ऑप्शन क्या कर देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, जेम्स क्रिक और वाटसन फ्रांसिस, ऐसे नाम कर देगा। तो आपको नाम क्लियर याद होना चाहिए। और जैसे म्यूरिस विल्किंस है तो म्यूरिस रोजलिन कर देगा और विल्किंस फ्रैंकलिन कर देगा, मतलब नाम चेंज कर देता है। तो नाम आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो वाटसन एंड क्रिक तो याद ही रहेगा, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, म्यूरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। तो याद रखिएगा कि एम और डब्ल्यू को उल्टा कर देंगे तो दोनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो रोजलिन फ्रैंकलिन अलग हो गया, ठीक है। प्रपोज्ड वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। ये जो है वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है डीएनए हेलिक्स मॉडल, लेकिन इसको डबल हेलिक्स मॉडल काफी फेमस भी है। कौन दिए थे, वाटसन ने, क्रिक, किसके आधार पे, एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन के आधार पे, जो कि कौन दिए, किसके द्वारा दिया गया था, म्यूरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। One of the hallmark their position of bearing between two distant polynucleotide chain। आज जो हम एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन कर देते हैं, यूरेसिल जो कर देते हैं, तो उसको जो हॉलमार्क दिया गया था इन्हीं के द्वारा दिया गया था, उससे पहले किसी को नहीं पता था, ठीक है। चलिए, however this proposition was also best observation of Irwin Chargaff for double strand DNA ratio between adenine, thymine and guanine, cytosine also constant equal 1। एक साइंटिस्ट है इरविन चारगाफ, इन्हीं के नाम पे है चारगाफ रूल। ये चारगाफ रूल ये बताया कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो एडेनिन जो है हमेशा क्या करता है,
गुआनिन एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाता है और गुआनिन जो है हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। तो 5 एडेनिन है तो 5 थायमिन भी होगा, तो एडेनिन बट्टा थायमिन तो 5/5 कट के 1। गुआनिन 5 है तो साइटोसिन भी 5 होगा तो 5/5 कट के 1। तो इसमें हम क्या बोल देंगे, एडेनिन और गुआनिन को जोड़ देते हैं। मान लीजिए एडेनिन 5 गो है, गुआनिन 3 गो है, तो 5 और 3 8, और एडेनिन 5 गो है तो थायमिन में 5 गो होगा तो ये भी 5 हो गया, और गुआनिन 3 गो है तो साइटोसिन भी 3 हो गया, तो 8/8 कट के 1। लेकिन हम ये बोल दें कि एडेनिन थायमिन, एडेनिन प्लस थायमिन बटा गुआनिन प्लस साइटोसिन, तो एडेनिन 4 गो है तो थायमिन 4 गो, 4 4 8, गुआनिन 3 गो है, साइटोसिन भी 3 गो, तो 3 3 6, 8/6 कट के 1 नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब आपको बोर्ड पे बताएं, एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। द बेस पेयर कन्फर्म्स वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बेस पेयर जो होता है काफी यूनिक होता है। क्यों होता है? इसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि एडेनिन जो है हमेशा थायमिन से ही करेगा, किसी और से नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एडेनिन हमेशा थायमिन से ही करेगा। गुआनिन जो हमेशा साइटोसिन से ही करेगा, ठीक है। दे सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एडेनिन की जगह थायमिन आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। थायमिन है तो एडेनिन आएगा, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, एंड देयरफॉर इफ सीक्वेंस ऑफ बेस वन स्टैंड नोन एज सीक्वेंस इन अदर स्टैंड टू प्रेडिक्ट। तो हमको अगर एक स्टैंड पता है, जैसे हम आपको देते हैं ए टी जी ए सी, तो हम बोलेंगे ये एक स्टैंड का है, दूसरा निकालिए, तो एडेनिन की जगह क्या बोल दीजिएगा, थायमिन, एडेनिन की जगह थायमिन की जगह एडेनिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन, एडेनिन की जगह थायमिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन। मतलब आपको एक स्टैंड मालूम है तो दूसरा आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बात समझ गए? चलिए, ऑल्सो इफ ईच स्टैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट सिंथेसिस फॉर न्यू स्टैंड, ठीक है। जैसे एक जो है ये, ठीक है, तो ये जो है टेम्पलेट की तरह काम करता है, मतलब इसका जो है फिर दूसरा बनेगा, ठीक है। बनेगा तो इसी के जैसा बनता है, नीचे वाले के जैसा बनेगा ना, ठीक है। चलिए, लेटेस्ट पैरेलल डीएनए, इसको पेरेंटल डीएनए, मतलब जिसका बनेगा पेरेंटल डीएनए और जो बनेगा वो डॉटर डीएनए। जैसे जो जिसके आधार पे बनेगा, जैसे ये है इसके आधार पे बनाए तो ये हो गया पेरेंटल, जो नया बनेगा वो हो गया डॉटर, ठीक है। चलिए, टेम्पलेट सिंथेसिस फॉर न्यू स्ट्रैंड द टू डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, उसको बोलेंगे डॉटर डीएनए। क्या बोलेंगे? डॉटर डीएनए। प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखिए होगा क्या, एडेनिन के, अब ये हमारा पेरेंटल है तो इसमें है एडेनिन थायमिन, देखिए एक है एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन। अब हम इसका आइडेंटिकल बनाएंगे, तो ऊपर में ए है तो बस यही होगा कि टी आ जाएगा, ए के जगह टी आ जाएगा, टी के जगह ए आ जाएगा, एक सी के जी के जगह सी, और ए के जगह टी, और सी के जगह जी। फिर इसमें कीजिए तो टी के जगह ए के जगह टी, सी के जगह जी, टी के जगह ए, जी के जगह सी। देखिए उल्टा है, इसका ऊपर वाला है जो इसका नीचे वाला है, और इसका जो ऊपर वाला है इसका नीचे वाला है, मतलब सिमिलर हो जाता है। बात समझ में आ गई? आप लोग करके देखिए, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर, ये इसके कारण बहुत क्लियर होता है। बात समझ में आ गया? अब डीएनए के बारे में बस 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, जितना पढ़े ना बस 5 पॉइंट में है। साइलेंस फीचर इसी को बोलते हैं, डबल हेलिक्स डीएनए का। पहला क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 चेन होता है, ठीक है। चलिए, देयर बैकबोन इज कंस्टिट्यूएंटली शुगर फॉस्फेट बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। जैसे ये है आपका, तो इसका भी अंदर की तरफ, इसका भी अंदर की तरफ, दोनों बन गया। बात समझ में आ गया? 2 चेन हैव एंटी पैरेलल, बोले थे ना ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसका 5 मान लीजिए ऊपर है तो इसका 3 नीचे होगा, तो इसका 3 होगा तो इसका 5 होगा, हमेशा उल्टा होगा। इट मीन्स इफ वन चेन पॉलिटी 5 to 3, मान लीजिए इसका 5 to 3 है, ऐसे है 5 to 3, तो इसका होगा 3 to 5, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तीसरा क्या है, बेस इन 2 स्टैंड पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनाता है, एडेनिन और थायमिन जो है बनाता है। तो हम जब भी आपको पढ़ाए होंगे तो एडेनिन और डबल करके थायमिन किए होंगे, और गुआनिन ट्रिपल करके साइटोसिन किए होंगे। तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर्मिंग बेस पेयर, एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन फ्रॉम अपोजिट स्टैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली गुआनिन बॉन्ड बाय साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एज ए रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम अपोजिट pyrimidine। तो इससे होता क्या है, एडेनिन की जगह थायमिन आएगा, तो एडेनिन क्या हो गया? प्यूरिन बेस, थायमिन हो गया pyrimidine बेस, तो हमेशा प्यूरिन और pyrimidine आपस में अपोजिट आएगा। और अगर गुआनिन की जगह साइटोसिन आ रहा है
तो उसमें भी अपोजिट हो जाएगा। गुआनिन जो हो गया प्यूरिन है और साइटोसिन जो हो गया पिरिमिडिन है। बात समझ में आ गया? तो हमेशा प्यूरिन के अपोजिट में पिरिमिडिन होगा या पिरिमिडिन के अपोजिट में प्यूरिन होगा, ये भी बोल सकते हैं। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेनफोर्ड हेलिक्स, इसी के कारण दोनों का लेंथ सेम होता है। चलिए फिगर में देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं, पहले ये दोनों पढ़ लेते हैं क्या है। एक और है इसके बाद, द टू चेन क्वाइल्ड राइट हैंडेड फ्यूजन, दोनों जो होता है राइट हैंडेड फ्यूजन में क्वाइल्ड होता है, बताए थे ना। जैसे ये मेन एक्सिस है, इसी के बाद राइट हैंडेड में, हमारे राइट हैंडेड है तो ऐसे ऐसे ये हमारा फिंगर की तरफ रोटेट करेगा ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे रोटेशन होता है, ठीक है। वहीं जेड डीएनए का बात किया था तो लेफ्ट हैंडेड था। बात समझ में आ गया? जेड डीएनए भी हम पढ़ाए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 0 से 10 से गुना कर दीजिए तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर इसका पिच ऑफ द मतलब हेलिक्स का लेंथ, मतलब जैसे यहां से स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट किए और टर्न करके फिर से इसके ऊपर आ गए तो 180 1 टर्न हो गया, 360 डिग्री का एंगल हो गया, तो पूरा टर्न लेंथ जो होगा यहां से यहां आने का लेंथ होगा उसको एक टर्न बोलते हैं, उसका लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम में कितना बेस पेयर होता है? 10 बेस पेयर। यहां से यहां आने में एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 से भाग दे दीजिए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए नैनोमीटर 1 बिलियन ऑफ नैनोमीटर क्या होता है पढ़ लीजिएगा। रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, consequently डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। दो बेस के बीच का डिस्टेंस हो गया 3.4 नैनोमीटर। बात समझ में आ गया? चलिए फिगर पहले बॉन्ड देख लीजिए। देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी ये एक चेन हो गया आपका और ये एक चेन हो गया। बस समझ में आ रही है बात? समझ में आई कि नहीं? फॉस्फेट चेन का बैकबोन हो गया, बेस जो है प्रोजेक्टेड है इनवर्ड, इधर भी शुगर फॉस्फेट का चेन हो गया, इनवर्ड जो है बेस प्रोजेक्टेड है, ठीक है। ये बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब बताइए कि डीएनए में कौन कौन सा बॉन्ड होता है? तो फॉस्फेट जो दोनों साइड से लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। शुगर जो बेस से लगा हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो बेस आपस में कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड क्लियर, बात खत्म, समझ में आ गई? चलिए पांचवा पॉइंट क्या है? 4 पॉइंट तो देख लिए हैं, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। प्लेन ऑफ द बेस पेयर स्ट्रेक्ट ओवर अनदर डबल हेलिक्स, दिस एडिशन हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी और हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए जैसे एक यहाँ पे हम हेलिकल स्ट्रक्चर है तो एक बेस ऐसे है तो दूसरा जो है ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, जैसे यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, रोटेट कर करके पहुंचेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे रहता है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो देखिए यहाँ पे है तो यहाँ से टर्न करना शुरू किया, टर्न करके फिर यहाँ आ गया 360 डिग्री का एंगल, तो 10 बेस पेयर है तो दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो 10 है तो 360, दो के बीच का निकालेंगे तो एक का कितना हो गया? 36 डिग्री। 10 से भाग दीजिएगा ना, 36 डिग्री। तो जैसे एक यहाँ है फिर यहाँ आएगा तो दोनों के बीच यहाँ है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो ऐसे है तो एंगल कुछ बनेगा। देखिए एंगल दिख रहा है कुछ, तो ये एंगल कितना होगा? ये जो एंगल दिख रहा है एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 36 डिग्री का, तो प्लस 36 डिग्री। बी डीएनए का बात करेंगे, डीएनए में बहुत टाइप का होता है, वीडियो लेक्चर देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो जो हम लोग में डीएनए होता है बी डीएनए होता है, तो इसका जो पढ़ रहे हैं तो इसका एंगल कितना होता है? प्लस 36 डिग्री। लेकिन जेड डीएनए की बात करें तो माइनस 30 डिग्री, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड होता है वो, ठीक है। वहां पढ़ लीजिएगा, उसमें सब अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, जैसे ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, तो ये डायमीटर हो गया, ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो उसमें जेड डीएनए की बात करें तो 18 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसमें 10 बेस पेयर होता है, उसमें 12 बेस पेयर होता है। तो डिफरेंस है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यह फिगर है, एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ करेगा, गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ। मतलब येलो और ग्रीन वाला जो है, येलो एडेनिन, ग्रीन थाइमिन, उसके बाद है एक ऑरेंज कलर का गुआनिन और रेड कलर का साइटोसिन, ठीक है। चलिए, और ये जो दोनों दिख रहा होगा आपको चेन, ये कौन सा है? शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, और बाकी जितना है वो स्टेयर्स बेस पेयर है। तो देखिए दो बेस पेयर के बीच को आपको टेढ़ा थोड़ा सा एंगल लग रहा होगा, एंगल देखिए कुछ एंगल है तो प्लस 36 डिग्री का एंगल होता है। इसका जो ये पूरा डायमीटर ले लीजिए तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। कितना एंगस्ट्रॉम का? 20 एंगस्ट्रॉम का। देखिए यहाँ से एक टर्न ये हो गया एक, और एक छोटा वाला हो गया, एक ये बड़ा वाला गड्ढा हो गया, यहाँ बड़ा वाला गड्ढा हो गया, इधर से देखें तो बड़ा वाला गड्ढा, ये तो बड़ा वाला गड्ढा को बोलते हैं मेजर ग्रोव, छोटा वाला को माइनर ग्रोव। तो मेजर ग्रोव, दो मेजर ग्रोव के बीच का डिस्टेंस होता है आपका पिच ऑफ द हेलिक्स, उसी को बोलते हैं। तो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और उसके बीच का जो बेस होता है कितना होता है? 10 बेस पेयर। एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। बात समझ में आ गया? अब एक चीज देखिए, ये हम आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर जब कराए होंगे तो बहुत अच्छे से बताए होंगे, ठीक है।
द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स structure DNA and its simplicity in explaining genetic implication because revolutionary very soon Francis Crick proposed central dogma. जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक पढ़ाए थे ना अभी, वही फ्रांसिस क्रिक. बायोलॉजी व्हिच स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फ्लो करता है. ठीक है, तो कैसे फ्लो करता है? डीएनए से डीएनए बना, तो रेप्लिकेशन, जैसे हम लोग का अगला जनरेशन आएगा, ठीक है, तो स्पर्म के थ्रू आता है या फीमेल में ओवा के थ्रू आता है, तो डीएनए से ही डीएनए बनेगा तब ना जाएगा. तो 50% मदर के, 50% फादर की तरफ से, तो डीएनए से डीएनए ही बनना चाहिए. तो डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, आरएनए का बहुत टाइप होता है, आगे देख लेंगे. तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. और कभी कभी होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, जो एमआरएनए या आरएनए से डायरेक्ट जो है डीएनए बन जाता है, उस डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. या उस वो जो है एड्स के केस में हम लोग को देखने को मिलता है, उसको बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो वो जो है एड्स में करता है. एड्स हम लोग के बॉडी में आरएनए के फॉर्म में आता है, डीएनए बन जाता है, डीएनए में जुड़ जाता है, और फिर हम लोग को जान ले लेता है. ठीक है, तो आज का लेक्चर हो गया यहाँ तक खत्म. बाकी का हम लोग पहले बोर्ड पे पढ़ लेंगे, फिर एनसीईआरटी से आप लोग को कंप्लीट करा देंगे. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी क्लास अगले क्लास में करेंगे. ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.